मेरा नाम हुज़ैफ़ा है और मैं अहमद के और मोहम्मद के साथ इस ऑर्गनाइज़ेशन को चलाने में हेल्प कर रहा हूँ। तमकीन का बेसिक मकसद उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछले सेशंस को जॉइन नहीं किया, ये है कि हम लोग नीश एजुकेशनल कंटेंट और स्पेसिफ़िकली वो चीज़ें जो कि शायद मेन स्ट्रीम करिकुलम के अंदर और आम गुफ्तगू के अंदर डिस्कस नहीं होती, उनको सतह पे लेके आएँ और आवाम के अंदर काफ़ी हद तक अवेयरनेस लाने की कोशिश करें। अ, उसी के सिलसिले में हमने पहले भी 2 सेशंस मुनक्किद करवाए। हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी एजुकेशनल कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ना ही सिर्फ़ इन्फॉर्मेटिव हो बट एट द सेम टाइम किसी किस्म का स्किल सेट या किसी किस्म का कोई यूटिलिटी भी रखता हो सोसाइटी के अंदर तो होपफुली वो कंटिन्यू होगा। उसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है वो उन इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन करना है जिनको शायद सोसाइटी आम तौर पे इतना नहीं समझती या फिर समझने की कोशिश नहीं करती या फिर काफ़ी हद तक सेंसिटिविटी होती है उन चीज़ों के इर्द-गिर्द और हमारे ख़्याल से कि उनके बारे में भी डिस्कशन करना ज़रूरी है। इसी वजह से कि वो भी रियल इश्यूज़ हैं लोगों को अ अ, लोग इससे असरअंदाज़ होते हैं और इन इश्यूज़ को डिस्कस करना हमारे नज़दीक बड़ा ज़रूरी है। अ, हमारा ये जो सीरीज़ है ये कुछ अर्सा आगे चलेगी और इसमें इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ के हवाले से हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो शख्स डिस्कशन करेगा वो खुद अपनी नीश से अपनी रिलेटेड फ़ील्ड से होगा जिस टॉपिक के मुतालिक डिस्कशन हो रही है। आज का जो टॉपिक है वो पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में है। ये एक हार्मोनल कंडीशन है जो कि अक्सर औक़ात ख़वातीन की बॉडीज़ को इफ़ेक्ट करती है। ये सिर्फ़ एक रिप्रोडक्टिव इश्यू नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक और हार्मोनल कंडीशन भी है जो कि ख़वातीन की वेट, इंसुलिन सेंसिटिविटी, स्किन हेल्थ और इन तमाम चीज़ों को काफ़ी हद तक अफ़ेक्ट करती है। ये टॉपिक सेलेक्ट करने का मकसद ये है कि शायद पाकिस्तान एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान में इस तरह के इश्यूज़ और स्पेसिफ़िकली ख़वातीन के रिलेटेड होने वाले सेंसिटिव इश्यूज़ के बारे में उस तरह बात नहीं होती, इनको टैबू कंसिडर किया जाता है। तो उसी वजह से अक्सर औक़ात जो मसाइल ख़वातीन को पेश होते हैं चूँकि उन पे बात नहीं हो रही होती, चूँकि वो मेन स्ट्रीम में डिस्कस नहीं हो रहे होते, तो उसी की वजह से शायद वो उनका कोई हल भी नहीं निकल पाता। तो ये सेशन एक अटेम्प्ट है अ, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने की जो कि आम तौर पे नहीं होती। इसमें हमारे पास जो स्पीकर हैं उनका नाम फ़िज़ा आलम है। फ़िज़ा आलम जो है वो उन्होंने अपना बैचलर्स ह्यूमन न्यूट्रिशन और डायटीटिक्स में सुपीरियर यूनिवर्सिटी से किया है। उन्होंने जिन्ना हॉस्पिटल में भी क्लिनिकल प्रैक्टिस की है, सीएमए हॉस्पिटल में भी की है और मेडिक्स हॉस्पिटल में भी की है और अभी वो एज़ अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डाइट फिट और जिम पासपोर्ट के अंदर काम कर रही हैं। अ, वो इस टॉपिक के मुतालिक गुफ्तगू करेंगी। क्या मैम फ़िज़ा आ गई हैं? Assalamualaikum Huzafa. Can you guys hear me clearly? येस, वी कैन हियर यू। ठीक है. First of all, thank you so much Huzafa for giving me the opportunity to address here with all of you. और yes, आपने मेरा introduction ले लिया है. My name is Fiza and I have some clinical background in human nutrition and dietetics. आज का टॉपिक आपने बहुत अच्छी बात की है हुज़ैफ़ा कि हमारा जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इस चीज़ को बहुत टैबू कंसीडर किया जाता है। ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इस चीज़ को उस तरह से इलैबोरेट या इस तरह से कंसीडर किया ही नहीं जाता। जबकि ये बहुत एक मेजर टॉपिक है और इसे कंसीडर करना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान में बिल्कुल भी इस पे बात नहीं की जाती। इवन अगर मैं अपनी फील्ड में भी देखूँ, हमारे भी उस तरह से खुल के बात नहीं की जाती। लोग समझते हैं कि ये बहुत एक गलत बात है कि हम इस चीज़ को इतना खुल के बात कर रहे हैं इस पे। हालांकि ये बात होनी चाहिए क्योंकि वुमेन्स में मैं समझती हूँ ये एक इतनी सेंसिटिव चीज़ है और आगे जाके ये फैमिलीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है अगर इस पे टाइमली एक्शन नहीं लिया जाता। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। शुड आई ओपन माई कैमरा एज वेल? दैट इज़ अप टू योर प्रेफ़रेंस जैसे आप कंफर्टेबल हैं। ऑलराइट.
मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, वेट सेकंड। सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। परफेक्ट। अच्छा, मैं अभी चूँकि हमारा टॉपिक पीसीओज है, तो मैं आपको पीसीओज के हवाले से ही गाइड करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि इस तरह की मज़ीद भी हम फर्दर कंसल्टेशंस कह रही हूँ, इस तरह की मज़ीद फर्दर हम वेबिनार्स रखें, ताकि लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए, नॉट ओनली वुमेंस बल्कि हर तबके के हर अफराद को इस बारे में पता होना चाहिए कि पीसीओएस है क्या। और ये क्योंकि बहुत एक कॉमन और सेंसिटिव सी चीज़ है, जो कि आजकल पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हमें पता भी नहीं होता कि हमें क्या मसला हो रहा है। और ये जब स्टार्ट होता 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 इतना पीक पे पहुंच जाता है कि हमसे फिर वो कवरेबल नहीं रहता, मैनेजेबल नहीं रहता उस तरीके से। तो चीज़ को वर्स होने से पहले ही अगर क्योर कर लिया जाए तो वो बेहतर होता है। अच्छा, अगर हम पीसीओएस के बारे में बात करें कि बेसिकली पीसीओएस है क्या। पीसीओएस एक पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है और ये खवातीन में होता है। और अगर मैं एज की बात करूँ, एज फैक्टर इसमें आ जाता है, हम 18 प्लस 17 प्लस आप लगा लें कि बहुत कॉमन इसमें आ जाता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें स्टार्टिंग से ही जो है वो पीसीओएस होता है फ्रॉम द एज ऑफ 12 और 13, ठीक है। 12-13 से उन्हें पीसीओएस की जो है वो कंडीशन सिम्टम्स उन्हें नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं और उन्हें पीसीओएस में वो मुब्तला हो जाती हैं। और ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। और रिप्रोडक्टिव एज की जो वुमेन्स होती हैं अराउंड 21, 22, 23, इस एज की वुमेन्स जो होती हैं उन्हें ज़्यादातर ये इफेक्ट करता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उन्हें ये स्टार्टिंग से ही 12-13 की एज से होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ सिम्टम्स है कि वो लोग ये उनके लिए ये सिम्टम्स जो है उन्हें शो होते हैं, ठीक है। अब ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है पीसीओएस, लेकिन ये क्यूरेबल है। अब क्यूरेबल ये किस तरह से है, ये डाइट से ही क्यूरेबल है। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो अभी तक पीसीओएस के लिए कोई भी मेडिसिन डिस्कवर नहीं की गई है, इन्वेंट नहीं की गई है। पीसीओएस के हवाले से कोई भी जो आप कह लें कि कोई इंजेक्शंस नहीं है, कोई टैबलेट्स नहीं है, कोई कैप्सूल्स नहीं है। आप इसको बहुत अपने डाइट से ही रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये कोई इसकी मेडिसिन नहीं है स्पेसिफिक। हर बीमारी का इलाज होता है, ठीक है, उसके लिए हर बीमारी के लिए मेडिसिन होती हैं, लेकिन पीसीओएस के लिए अभी तो कोई मेडिसिन नहीं है। तो हम, और मुझे लगता है कि ये बहुत एक प्लस पॉइंट है कि हम अपने आम रूटीन के खाने से अपनी रूटीन को सेट करके ही पीसीओएस को रिकवर कर सकते हैं। और अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो इसमें कॉजेज़ हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम हमारी बॉडी में मेल हार्मोन्स होते हैं, ईदर यू आर मेल और ईदर यू आर अ फीमेल, ठीक है। मेल्स में तो डेफिनेटली पीसीओएस का ऑप्शन होता ही नहीं है ना, ये कंडीशन है ही नहीं। हम सिर्फ वुमेन्स की बात कर रहे हैं और उसमें मेल हार्मोन्स जो होते हैं वो एंड्रोजन्स की अमाउंट जो होती है कि लेवल होते हैं वो हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पीसीओएस का ये एक मेजर कॉज होता है। उसके अलावा हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। अब शुगर आजकल हर दूसरे बंदे को डायबिटीज़ है, ठीक है। लेकिन पीसीओएस का ये कॉज किस तरह का है, हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। तो डायबिटीज़ आप कंसीडर कर सकते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है डायबिटीज़ वो एक मेजर कॉज आ जाता है पीसीओएस का। अब पीसीओएस पेशेंट्स 60 to 50% चांसेस होते हैं कि उन्हें डायबिटीज़ भी हों। उसके अलावा जेनेटिक्स आ जाते हैं कि हमारी, अगर मेरी मदर को पीसीओएस है या मेरी सिस्टर को पीसीओएस है तो चांसेस हैं कि वो मुझे भी, मेरे अंदर भी वो ट्रांसफ़र हो जाए और मुझे भी इस तरह का कोई मसला हो जाए। तो जेनेटिकली भी ये चीज़ आ जाती है कि हमें पीसीओएस हो सकते हैं। उसके बाद लाइफस्टाइल, द मोस्ट मेजर कॉज ऑफ पीसीओएस। अब मैं इसे मेजर कॉज किस तरह से कंसीडर करती हूँ, हमारा लाइफस्टाइल एज अ यंग जनरेशन, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे ज़्यादातर यंग जनरेशन ही सुन रही है। तो लाइफस्टाइल हमारा आजकल किस तरह का है हम सबको पता है। हम लोग वीक में 3 to 4 टाइम्स फास्ट फूड खा रहे हैं, हम बर्गर्स खा रहे हैं, हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं।
एट द मोमेंट वो चीज़ हमें सेटिस्फाई कर रही है, हमें लग रहा है कि हम अपनी पसंदीदा चीज़ खा रहे हैं, तो हमारे लिए ये बहुत एक अच्छा जो है ना, हम खुद को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि बड़ा मज़े का है और बड़ा अच्छा है, फुलफिल सा है और इस तरह से। जबकि आपको ये वक्ती तौर पर आपको लगता है कि आई एम एंजॉइंग माई लाइफ और दैट्स इट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको जब ये पीसीओज और सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं तो फिर ये वर्स कंडीशन की सूरत इख्तियार करता है और ये फिर बहुत ज़्यादा आगे तक निकल जाता है। फिर आपको आगे आगे जाके कंसीव करने में मुश्किल होती है, प्रेगनेंसी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो फिर बहुत वर्स कंडीशन हो जाती है। अगर हम इसमें सिम्टम्स की बात करें कि पीसीओएस के सिम्टम्स क्या हैं, बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पीरियड्स, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो कॉमन होता है, उसमें हमारा ल्यूटियल फेज होता है, फॉलिकुलर फेज होता है, और जो हमारे पीरियड्स होते हैं वो इसी तरीके से चलते हैं कि 7 डेज और 10 डेज अ मंथ, डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये, ठीक है। हमारे पीरियड्स मिस होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। हमारी डाइट आजकल इतनी ख़राब हो चुकी हुई है कि हम इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करते हैं, कि हम कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, इस मंथ नहीं तो नेक्स्ट मंथ से। जबकि ये बहुत बड़ा हमारी गलती है कि हम इस चीज़ को बॉदर नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर औरत को ये चीज़ देखनी चाहिए, एक अपना उस पर कैलेंडर पे नोट रखना चाहिए, अपनी डेट्स, अपना टाइम, हर चीज़ उस पर साइकिल अपना किस तरह से चल रहा है, और इस चीज़ को आपको नोटिस पे रखना चाहिए कि आपके पीरियड्स कहीं मिस तो नहीं हो रहे। अच्छा, अब उसमें ये सिम्टम्स जो हैं, वेट गेन है, एक्नी और ऑयली स्किन है, आपके फेशियल हेयर्स, जिसमें हमारे फेस हेयर्स आते हैं, अपर लिप्स होते हैं, ये हमारे फेशियल हेयर्स होते हैं। और आपके पीसीओएस के जो सिम्टम्स होते हैं उनमें आपके फेशियल हेयर्स जो होते हैं बहुत एक्सेसिव अमाउंट में हो जाते हैं। कुछ लोग कुछ केसेस में तो इतना वर्स ये होता है कि बिल्कुल मर्दों की बियर्ड की तरह हमारी औरतों के बाल हो जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, वो बहुत ज़्यादा वर्स केस में होता है, ठीक है। और वो चीज़ पे बड़ी तकलीफ दे होती है एक औरत के लिए, उस चीज़ को कवर अप करना। हमारा मुआशरा तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता इस तरीके से, आपको लोगों की बातें सुननी पड़ती है और बहुत कुछ। और उसके बाद बॉडी हेयर्स आपके एक्सेसिव हो जाते हैं, आपके सर के बाल, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, आपके बाल जो है वो बहुत थिन हो जाते हैं स्कैल्प पे, हेयर फॉल, एक्सेसिव हेयर फॉल। अब आजकल हेयर फॉल का मसला वैसे ही बहुत ज़्यादा है और हर बंदा, इधर मैन और इधर वुमेन, हर बंदे को हेयर फॉल का मसला है। लेकिन पीसीओएस के सिम्टम्स में देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा वर्स और बहुत एक्सेसिव, जब आपको हेयर फॉल होता है ना, तब हम उसको कहते हैं कि ये हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये पीसीओएस का सिम्टम है। उसके बाद डिफिकल्टी गेटिंग प्रेग्नेंट, मैंने बताया था कि पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। पीसीओएस बेसिकली ओवरीज जो होती हैं हमारी, उसमें सिस्ट बन जाती है, और उसी की वजह से जो है, उसी को हम कहते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है। और समहाउ ये सिर्फ हमारी ओवरीज को इफेक्ट नहीं करता, ये हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रहा होता है। इसकी वजह से नेचुरली कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपके सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को अगर पीसीओएस है तो हर बंदे को ही पीरियड्स मिस होंगे, हर बंदे के पीरियड्स इरेगुलर होंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल हैं तो हो सकता है आपको बाकी सिम्टम्स हो, आपका वेट गेन हो रहा। अब वेट गेन में इसमें हम कर सकते हैं कि आपका अचानक से वेट गेन होना स्टार्ट हो गया, पहले आपका 3-4 साल से, फॉर एग्जांपल आप 57-58 पे थे, लेकिन इन अ मंथ और इन अ 2 मंथ्स आप नोट कर रहे हो कि आपके स्किन पे फेशियल हेयर्स भी ज़्यादा हो रहे हैं और उसके अलावा आपकी एक्नी भी ज़्यादा हो रही है, तो आपके आपका वेट गेन भी हो रहा है, तो आप टेस्ट करवा सकते हो अपने। और ये सिम्टम्स हैं पीसीओएस के, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, हर बंदे को सेम सिम्टम्स नहीं होते, कुछ को एक्नी होती है, कुछ को नहीं होती, कुछ की एक्नी जो होती है वो बहुत पस वाली और मोटी मोटी एक्नी होती है, कुछ को बस सिंपल पिंपल्स बनते हैं, नॉर्मल पिंपल्स जो होते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं सिम्टम्स हमारे। और अगर मैं आपके साथ पीसीओएस की अब बात हो रही है तो मैं आपके साथ कंट्री वाइज अगर बात करूँ, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें सिर्फ 5% अभी तक जो है वो देखा गया है कि 5% वुमेन्स में जो है वो पीसीओएस है। लेकिन पाकिस्तान में 33% वुमेन्स जो हैं वो पीसीओएस से सफ़र कर रही हैं।
और जो नॉर्मल देहाती लोग हैं उन्हें समहाउ ये चीज़ पता भी नहीं होता कि हम लोग किस बीमारी में, किस चीज़ में हम लोग मुब्तला हैं, हमें मसला है क्या। तो इस क्योंकि हमारे नॉर्मली इस टॉपिक पे बात की नहीं जाती, लोगों को पता ही नहीं है, तो इसके बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक समझा जाता है। तो जब तक इस पे बात होगी नहीं, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो पाकिस्तान में इसकी रेशो कम करने के लिए डेफिनेटली एजुकेशन ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से अगर इसके इफ़ेक्ट्स की बात करें कि फर्दर ऑन ये हमारी लाइफ पे, हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट करता है, आपको प्रॉब्लम्स आती हैं ओव्यूलेशन में, आपका ओव्यूलेशन साइकिल आपका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। उसके बाद फर्टिलिटी इश्यूज़, मैंने पहले भी सिम्टम्स में बताया है कि आप कंसीव नहीं कर पाते हो नेचुरली, बहुत इश्यूज़ आते हैं। और इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज़। इंसुलिन रेजिस्टेंस की पहले बात हुई थी, जब आपकी बॉडी आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रही, ठीक है, ये एक मोस्ट कॉमन और मोस्ट जो है ना सिम्टम है पीसीओएस का। हर दूसरा बंदा जो है ना उसको, अगर मैं वुमेन्स में बात करूं पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में एवरी 5th to 7th लेडी जो है ना उसको पीसीओएस है। सबसे मेजर कॉज एक तो आजकल हमारा लाइफस्टाइल, और उसके बाद हमारी डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई है। डायबिटीज़ हर घर में तकरीबन 3 से 4 बंदों को डायबिटीज़ है, ठीक है, और ये बहुत एक इंक्रीज रेशियो है डायबिटीज़ का। उसके बाद आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, आपको हार्ट डिजीजेज हो जाती हैं, स्ट्रोक वगैरह और इस तरह की चीज़ें, ये सब पीसीओएस के इफेक्ट्स हैं। जब आपके पीसीओएस बहुत वर्स हो जाते हैं तो इसके बहुत वर्स इफेक्ट्स होते हैं। उसके बाद अगर हम डायग्नोसिस की बात करें कि पीसीओएस को हम डायग्नोज किस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहले आता है उसमें मेडिकल हिस्ट्री। अब मेडिकल हिस्ट्री में अगर मैं एज अ डाइटिशियन बात करूं तो हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपके लाइफस्टाइल हमें बताएं कि आप किस तरह का लाइफस्टाइल है आपका, तो वहाँ से हम डेफिनेटली हमें पता लग जाता है कि अगर ये बंदा हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा बाहर से खा रहा है, इसका वेट गेन भी है, इनको एक्ने भी है, तो डेफिनेटली 60 to 70% चांसेस होते हैं कि उसको पीसीओएस हो। और जो पीसीओएस का पेशेंट होता है उसको समहाउ वेट लूज करना, अगर वो वेट लॉस अपना नहीं करता है, वेट मेंटेन नहीं करता है, तो उसका पीसीओएस क्यूरेबल नहीं है। इसलिए पीसीओएस में सबसे ज़्यादा जो है वो मेजरली इसी बात को कंसीडर किया जाता है कि आपका वेट लॉस होगा, तो ये चीज़ें खुद ब खुद ही मैनेज हो जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं ब्लड टेस्ट। अब इसमें ब्लड टेस्ट हार्मोन लेवल्स हमारे जो हैं उनको बेसिकली टेस्ट किया जाता है, और उसमें हमारे बॉडी में देखा जाता है कि हमारी बॉडी में मेल एंड्रोजन्स, मेल हार्मोन्स तो लेवल ज़्यादा नहीं हुए हुए, अगर वो ज़्यादा होते हैं तो फिर डेफिनेटली हमें पीसीओएस की शिकायत होती है। और सबसे इसका जो इफेक्टिव वे है पीसीओएस को डायग्नोज करने का वो है अल्ट्रासाउंड। अब हम अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स पे जाते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि हमारे ओवरीज का अल्ट्रासाउंड करना है, आई वांट टू नो कि मुझे पीसीओएस है भी या नहीं है। तो हमारी वो पीसीओ अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है कि आपके ओवरीज में जो है वो सिस्ट है या नहीं, आपकी या आपकी ओवरीज क्लियर है। तो डेफिनेटली अगर सिस्ट होते हैं तो वो पीसीओएस की वजह से होते हैं, तो वो फिर पीसीओएस कंसीडर किया जाता है और फिर उन्हें ट्रीट किया जाता है फर्दर। अब यहाँ पे जब डायग्नोसिस की बात आ रही है, तो जब हम क्लिनिक्स पे जाते हैं, अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो गायनेकोलॉजिस्ट हमें मेडिसिन दे देती हैं पीसीओएस के लिए, जबकि कभी भी पीसीओएस मेडिसिन से क्यूरेबल नहीं है। पीसीओएस की कोई मेडिसिन नहीं है। पीसीओएस एक लाइफस्टाइल चेंजिंग का नाम है। जब तक आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, आपके पीसीओएस उस तरह से क्यूरेबल नहीं होते हैं। अब अगर ट्रीट बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज नो क्योर बट सिम्टम्स कैन बी मैनेज। अब सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं कि ऑयली स्किन हो जाती है और एक्नी हो जाती है, हेयर फॉल होता है, तो ये सब चीज़ें मैनेजेबल होती हैं। अब आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो, आप अपना वेट मेंटेन कैसे कर सकते हो, आप हेल्दी डाइट लेके कर सकते हो, रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो और तो आप कर सकते हो। अब रेगुलर एक्सरसाइज का नाम आया है, तो हमारा जो आजकल लाइफस्टाइल है बहुत हमारा, अगर हम जॉब के हवाले से भी देखा जाए तो 9 to 6 होती है या 10 to 7 होती है, इस तरह की हमारी जॉब टाइमिंग्स हैं। हम लोग तकरीबन 7 से 8 घंटे काम कर रहे होते हैं, और उसमें देखा जाए तो हम लोग अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख पाते हैं। हमारे लंच में सो रहे हैं, हमारा ब्रेकफास्ट में सो रहा है। और यहाँ पे मुझे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात करूँ तो डेफिनेटली 70% ऑफ द स्टूडेंट्स जो अपना मिस करते हैं ब्रेकफास्ट नहीं खा रहे, और ये चीज़ एक बहुत कॉमन है।
अगर खा भी रहे हैं तो वो कैफेज में जाके खा रहे हैं, कोई उनका हेल्दी रूटीन नहीं है। और अगर हम वो फास्ट फूड कंजम्पशन देखें तो वो इतनी ज़्यादा है कि दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, खा रहे हैं, ये बहुत एक कॉमन सी चीज़ है। और इस चीज़ को इतना प्रमोट कर दिया गया है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी, अगर देखा जाए कैफेज बने हुए हैं और वहाँ पे कोई इतना हेल्दी नहीं होता है फूड्स के हवाले से। तो ये अपनी डाइट खुद मेंटेन करनी पड़ती है अगर आप चाहते हैं कि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, आपको कोई नेक्स्ट फर्दर जाके मसले ना हो इस तरह के फर्टिलिटी वाइज और ओव्यूलेशन में इस तरह के कोई इश्यूज ना आए, तो आपको खुद से ये सारी चीज़ें मैनेज तरफ जाएं कि इसमें आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो इसको। बैलेंस्ड मील्स आप ले सकते हो। अब बैलेंस्ड मील किस तरह से होती हैं, हर बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। अब मेरी अगर कैलोरी रिक्वायरमेंट डेली की 22 टू 2300 किलो कैलोरीज है, तो आपकी कुछ और होगी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पर्सन की कोई और रिक्वायरमेंट होगी। हर बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, हर बॉडी की कार्ब्स डिफरेंट होती है, हर बॉडी की फैट्स डिफरेंट होती हैं। हर बॉडी की जब रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है तो वो उसको डिफरेंटली ही ट्रीट किया जाता है। और बैलेंस्ड मील इसी का नाम होता है कि आपको प्रोटीन, फैट और कार्ब्स जो हैं ये एक मेजर होते हैं आपकी कैलोरीज को कंप्लीट करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी एनर्जाइज भी फील करे और आप एक हेल्दी वे में, अगर आप वेट लूज भी कर रहे हैं तो आप हेल्दी वे में वेट लूज करें। अब कुछ लोग होते हैं, अगर यहाँ पे वेट लूज की बात हो रही है, तो कुछ लोग होते हैं वो वेट लूज करते हैं तो वो बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। डाइटिंग का नाम कभी भी भूखे रहना नहीं है, बल्कि एक बैलेंस्ड वे में खुद का वेट लॉस करना जो है वो डाइटिंग का नाम जो है डाइटिंग है। और बैलेंस्ड वे में वेट लॉस करना से मुराद मेरा यही है कि आप एक प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन लें, प्रॉपर अमाउंट में आप जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। और प्रॉपर अमाउंट में आप कार्ब्स लें, प्रॉपर अमाउंट में फैट्स लें। अब हम अगर वर्कआउट की बात करें, अब समटाइम्स हम ऐसे करते हैं कि हम उधर से हम अपना मील भी कट कर देते हैं। दिन में वन टाइम, एक दिन में हम वन टाइम मील पे आ जाते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देते हैं जब हमें ज़्यादा होता है कि बस मैंने 1 महीने में वेट लॉस करना है या मैंने 15 दिन में वेट लॉस करना है। तो उसमें फिर हम ये कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें, वन टाइम मील ऑप्शन पे चले जाते हैं, क्रैश डाइटिंग करते हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि आपका फैट लॉस के साथ साथ या वेट लॉस के साथ साथ आपका मसल लॉस भी होता है। और जब मसल लॉस होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि आप एक रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रोटीन नहीं ले रहे होते, इस वजह से आपका फैट लॉस के साथ, वेट लॉस के साथ आपको मसल लॉस होता है, जो कि फिर आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करती है, एनर्जी नहीं रहती काम करने की। और इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ये हमारे पास आ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप वेट लॉस करें तो हेल्दी वे में करें हमेशा। उसके बाद पीसीओएस कॉमन है लेकिन मैनेजेबल है। अब मैनेजेबल किस तरह से है, आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, ठीक है। अब और मेडिकल सपोर्ट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्योंकि आपको एक नॉर्मल पर्सन को नहीं पता है कि प्रोटीन अमाउंट में कितनी मेरी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है या मेरा बीएमआई कहाँ पे लाई कर रहा है। और ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए, चीज़ें क्योर करने के लिए आपको जो है वो एक मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसके बाद अगर आपका पीसीओएस बहुत अर्ली स्टेजेस पर डायग्नोज हो जाता है, लाइक विद इन अ ईयर या विद इन मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स, कुछ लोग बहुत जो अपनी सेहत को लेके होते हैं वो लोग अपने 2 मंथ्स में भी डायग्नोज कर लेते हैं कि हमें कोई इस तरह का मसला है। फ़ौरन अगर आप अल्ट्रासाउंड करवा लें, फॉर एग्जांपल अगर आपके फर्स्ट मंथ में ही पीरियड्स आपके मिस हुए हैं और फ़ौरन आप अगर अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको कहीं ईपीसीओएस का कोई मसला तो नहीं हो रहा है जिस वजह से ये हो रहा है। तो अगर ये अर्ली डायग्नोज हो जाता है तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। Anyways, that's all from my side. If any one of you have questions, please do ask. अस्सलामुअलैकुम मैम। Yes, वालेकुम अस्सलाम हमाद। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी आपने कहा था कि हर बॉडी को डिफरेंट अमाउंट में कैलोरीज चाहिए होती है, तो प्लीज़ ये बता दें कि कैलोरी को हम किस तरह काउंट करेंगे कि मुझे, अगर मैं रेस्ट की हालत में मुझे इतनी चाहिए, अगर मेरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है मुझे इतनी चाहिए, अगर मेरा
बड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल है, एथलीट टाइप का, तो फिर मुझे कितनी चाहिए? अगर मैंने वेट लॉस करना है तो कितनी कम करनी पड़ेगी? वो उसका कोई मेथड, फार्मूला है? दूसरा ये है कि कितने परसेंट जो है मैं अपनी डाइट में प्रोटीन जो ऐड करनी चाहिए तकरीबन अच्छा एवरेज? अच्छा ठीक है। अच्छा हमारा जो अगर हम कैलोरीज की बात करें ना, तो जो कैलोरीज होती है ना वो आपकी आपकी बॉडी वेट, हाइट, एज, इन सब पे डिपेंड कर रही होती है कि आपकी एज क्या है और आपका वेट क्या है और आपका जो लाइफस्टाइल है वो किस तरह का है। ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये सब चीज़ों के को देखते हुए हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि हमें एक दिन में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। अब हर बंदे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। आपका इधर आपका बॉडी वेट जो है वो 25 है, हो सकता है अगले बंदे का 26 हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वेट क्या है, आपकी हाइट क्या है और इसके अलावा आपकी एज क्या है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम कैलोरीज काउंट करते हैं। और अगर आप वेट लॉस की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर हम उसमें कैलोरी डेफिसिट डाइट देते हैं। कैलोरी डेफिसिट डाइट से ये मुराद होता है कि अगर आपकी बॉडी के लिए 2300 किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को, आपका वेट, आपकी हाइट, आपकी एज, इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आपका वेट, आपकी बॉडी को 2300 कैलोरीज रिक्वायर्ड है, तो हम उसमें कैलोरी डेफिसिट डाइट में आपकी 300 कैलोरीज या 400 कैलोरीज डिडक्ट कर देते हैं या फिर 200 कैलोरीज डिडक्ट कर देते हैं। वो हम देख रहे होते हैं अगला बंदा कि वो कितना टॉलरेट कर सकता है एट अ मोमेंट, ताकि हम उस तरह का उसका प्लान डिज़ाइन करें। और रही बात प्रोटीन अमाउंट का, जो आपने मेरे से पूछा है कि प्रोटीन हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितनी प्रोटीन लें। प्रोटीन अमाउंट में जो होता है वो उसमें आपका लाइफस्टाइल मैटर करता है। अगर तो आपका लाइफस्टाइल बहुत सीडेंटरी है तो फिर उसमें आपकी एज भी मैटर करती है। एज, आपका वेट, ये सब चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। उसके अलावा लाइफस्टाइल इस तरह से मैटर करता है कि अगर आपका बिल्कुल सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपको 60 टू 70 ग्राम्स पर डे आपकी प्रोटीन काउंट होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बिल्कुल सीडेंटरी लाइफस्टाइल का बताया। उसके अलावा इसी तरह से अगर आप एक एथलीट हैं तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, 120 तक भी चली जाती है ग्राम पर डे। और इसी तरह से आपकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो फिर बढ़ती रहती है जिस जिस तरह से आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है। शुक्रिया मैम। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा यही था कि आप प्रोटीन जो हम वो प्लांट बेस और एनिमल बेस दोनों ही यानी कि हम ले सकते हैं? अच्छा, जो प्रोटीन होता है ये डेफिनेटली आप प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड दोनों ले सकते हो। और आजकल वे प्रोटीन वगैरह भी हैं, आप वो उस तरह के भी ऑप्शंस कंसीडर कर सकते हो, लेकिन वो हम उसको सेकंड ऑप्शन कंसीडर करते हैं। लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल यही होता है कि आप हेल्दी डाइट से ही अपनी प्रोटीन अमाउंट जो है वो पूरी करें, नट्स लें और इस तरह की चीज़ें लें, मीट ऐड करें अपनी डाइट में और एग्स ऐड करें। इस तरह की आप हेल्दी डाइट से ही अपनी जो प्रोटीन अमाउंट है वो कंप्लीट करें। और अगर आपकी नहीं होती, आप एथलीट हैं, डेफिनेटली आप एथलीट हैं, तो आपकी अमाउंट जो है प्रोटीन अमाउंट पूरी नहीं हो रही होती है, तो फिर हम उसमें वे प्रोटीन के ऑप्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप एक सेडेंट्री या फिर मॉडरेट लाइफस्टाइल आपका है तो फिर उसमें हम फूड से ही कोशिश करते हैं कि आपकी जो प्रोटीन अमाउंट है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, वो फूड डाइट से ही आपकी कंप्लीट हो जाए। ओके, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। जी।
कैन यू हियर मी? आई एम रियली सॉरी, इंटरनेट की वजह से मेरा जो वो माइक था वो भी चला गया था और मैं आपको सब नहीं पा रही थी। अच्छा, आप क्या था? ठीक है। अच्छा, बेसिकली फिरोज़ा जो एटकिंस डाइट होती है इसमें हमारी जो कार्ब्स होते हैं वो बहुत लो कर दिए जाते हैं और हमारी जो प्रोटीन है वो हाई कर दी जाती है। अब आपकी जब प्रोटीन हाई कर दी जाती है, डेफिनेटली प्रोटीन अमाउंट एक अच्छी और रिक्वायर्ड अमाउंट में लेनी चाहिए प्रोटीन, लेकिन जब आप कार्ब्स लो कर देते हैं तो आपकी बॉडी को उस तरह से एनर्जी नहीं मिल पाती जिस तरह से उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, उसमें ये होता है कि जब कार्ब्स, अब कार्ब, फैट और प्रोटीन ये तीन मेजर चीज़ें होती हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। जब आप बॉडी को कार्ब्स ही नहीं दे रहे हैं, कार्ब्स बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। और कार्ब्स में हमारे पास बहुत मेजर ऑप्शन अगर देखा जाए, रोटी है, दाल है, इस तरह की चीज़ें सब आती हैं। और उसमें अगर आप कार्ब्स ही अपनी बॉडी को नहीं दे रहे हैं, लो कार्ब पे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। आप सही से अपने काम, डेली फंक्शनिंग के काम नहीं कर पाओगे, नॉर्मल फंक्शनिंग में आपको मसला आएगा। तो ये हम कंसीडर नहीं करते हैं इस तरह की चीज़ें। हम एक प्रॉपर बैलेंस डाइट ही कंसीडर करते हैं कि हम बैलेंस्ड डाइट की तरफ चलें, बैलेंस्ड मील लें जिसमें एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्ब्स भी हम दें, उसके अलावा प्रोटीन भी आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपर हो और उसके फैट्स भी पूरे हों। तो यस, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स यही हैं कि आपकी बॉडी को जब कार्ब्स ही नहीं मिलते जिसकी एक ज़रूरत है आपकी बॉडी को, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है वो सही से फंक्शनिंग नहीं करेगी। तो हम इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते हैं एटकिंस डाइट को। ओके, थैंक यू सो मच मैम। लेकिन इसमें ये था कि जैसे हमारी बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म शिफ्ट भी तो आता है ना, जिसमें जब हमारी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है तो वो जहाँ कार्ब्स को मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज़ नहीं कर रही होती है, उस टाइम पे फैट को यूज़ कर रही होती है। तो आपको नहीं लगता कि ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है जो मॉर्बिड ओबेसिटी में जा रहे हैं, यानी उनका बीएमआई बहुत ज़्यादा हो गया है? और फिर इसके साथ ये भी है कि मतलब जो प्रोलॉन्ग्ड उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो फ्यूचर में, जैसे इसमें मैंने ये पढ़ा था कि इंसान को कोलन कैंसर हो सकता है या इस तरह की कोई और डिजीज़ हो सकती है। तो मैं उसके बारे में जानना चाह रही थी। अच्छा, जो इस तरह की डाइट्स होती हैं ना, वो डेफिनेटली उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्रैश डाइट्स कंसीडर कर ली जाती हैं, इस तरह की एटकिंस डाइट कंसीडर कर ली जाती हैं। इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो फिर प्रोलॉन्ग्ड होते हैं। आपने सही कहा है कि कोलॉन्स हो जाते हैं और इस तरह की चीज़ें। तो अच्छा, अब इसमें हम अगर देखा जाए तो हम ये नहीं कंसीडर करते हैं क्योंकि आपकी बॉडी को, अगर आप ओबेसिटी, जिस तरह आपने बताया है कि ओबेसिटी के ना ग्रेड्स होते हैं। ओबेसिटी, ओबीस ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2 होता है, ग्रेड 3 होता है। अब वो डिपेंड करता है जब आपका बीएमआई किस उस पे लाई कर रहा है, किस ग्रेड पे लाई कर रहा है। आपका बीएमआई अगर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की तरफ भी है, ओबीस ग्रेड 3 पे भी आप पहुंच गए हैं और आप फॉर एग्जांपल 6 मील्स ले रहे हैं या 7 मील्स ले रहे हैं, हम जब इस तरह की डाइट उन्हें इंट्रोड्यूस करवाएंगे और हम एकदम से उनकी बॉडी को ज़ीरो, उस पे ज़ीरो कार्ब पे ले आएंगे, ज़ीरो, तो वो बिल्कुल भी बॉडी जो है वो एकदम से पागल हो जाएगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो हम अपनी बॉडी को इस तरह की चीज़ें जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। इसलिए वेट लॉस जब भी करें हमेशा एक बैलेंस्ड और हेल्दी वे में वेट लॉस करना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर आप इस तरह की डाइट्स फॉलो करके आप अपना वेट लॉस करते हो तो बहुत ग्रेटर चांसेस होते हैं कि आपका वेट जिस तरह से लूज हुआ है उसी तरह से आपका दोबारा से वेट गेन हो जाए। इसलिए वेट जब भी लूज करना है उसे कोशिश करें कि आप हेल्दी वे में प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स के साथ ही अपना वेट लूज करें। ओके मैम। मेरा ये भी एक कंसर्न था कि जैसे अब लोग एटकिंस लेते हैं तो अब एटकिंस को वो लाइफ लॉन्ग लेंगे तो फिर तो वो नहीं उसको उस तरह से रख पाएंगे। वो बैलेंस डाइट रख लें लेकिन अगर अर्ली 6 मंथ्स के लिए वो ये चीज़ कर लें और मतलब
एक सिग्निफिकेंट उनका वेट रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद फिर वो फ्रूट वगैरह भी उसमें ऐड कर लें और बाकी चीज़, क्योंकि एटकिंस में मतलब हम प्रोटीन वगैरह तो ले रहे होते हैं, 20 नेट कार्ब्स हम इनिशियली लेते हैं, फर्दर फिर हम उसमें 5 ऐड करते हैं, देन अपनी बॉडी कार्ब की वो लिमिट देखते हैं कि कितना वो लेगी, उसकी एंड्योरेंस को हम देखते हैं। तो मुझे उसमें ये था कि फ्रूट हम नहीं ले रहे होते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स हम लाजमी लेते हैं। प्रोटीन के ऊपर सिर्फ हम रिलाई नहीं कर रहे हैं, और फिर इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हम ले सकते हैं, जैसे ये चिया सीड्स और बेसिल सीड्स, इस तरह की चीज़ें हैं। या फिर हम लोग अगर कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, वो हर किसी का अपना है। अगर मतलब एक पर्सन को अगर क्रॉनिक एनीमिया है या उसको बालों का इश्यू है, उसको जिंक चाहिए, कोई इस तरह का है, और वो ऑलरेडी कुछ चीज़ें मतलब ये कि उसकी एक रूटीन इस तरह की है कि वो एटकिंस को लेके चल सकता है सिर्फ लाइक 6 मंथ्स के लिए, उसके बाद फिर वो बैलेंस डाइट पे आ जाए। तो मतलब आप क्या इसको रेकमेंड करेंगी? अच्छा, अब देखो, जब आप अपनी बॉडी को पहले फॉर एग्जांपल अगर आप ओबेसिटी के पेशेंट को देखा जाए, ठीक है, वो प्रॉपर खा रहा था, उसने हर चीज़ वो ले रहा था, ठीक है, डिजर्ट्स हर चीज़, उसमें उसके राइस भी इंक्लूड थे, रोटी भी थी, हर चीज़ थी। तो आप उसको जब एकदम से बिल्कुल उसकी रोटी बंद कर दोगे, उसके कार्ब्स जीरो कर दोगे, तो उसमें फिर ये होगा कि उसकी बॉडी के लिए ये चीज़ मैनेजेबल नहीं रहेगी। अगर आप अर्ली 6 मंथ्स उसको एटकिंस दे रहे हो, 6 मंथ्स के बाद आप उसको चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाओ, तो फिर तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं रहेगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी उसकी इन चीज़ों को अडॉप्ट करे। फिर तो वो 6 मंथ्स में तब तक उसका मसल लॉस, उसका ये चीज़ें हो चुकी होंगी उसकी बॉडी के साथ कि वो उस तरह से कंफर्टेबल हो जाएगा उस डाइट के साथ, ज़ीरो कार्ब के साथ। और दूसरा ये कि समटाइम्स आपकी बॉडी इस तरह की डाइट्स को एक्सेप्ट भी नहीं करती है, उसके फिर जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स में वो चला जाता है आपकी बॉडी में, आपकी किडनीज को इफेक्ट कर जाती है। अगर आप इस तरह की क्रैश डाइटिंग करते हैं या इस तरह की डाइट्स करते हैं, तो आपकी हो सकता है आपकी वो बॉडी को जाके आपकी किडनीज पे इफेक्ट कर दे, आपके लंग्स पे इफेक्ट कर दे। तो इसलिए वेट लॉस के लिए अगर आप करते हैं, हम जब जैसे अगर आपको मैं एज अ डाइटिशियन बताऊँ फिरोजा, तो मैं अगर अपना मील प्लान बनाती हूँ, डाइट प्लान बनाती हूँ, तो उसमें मेरी हम फ्रूट का एक मेजर पोर्शन होता है। पूरे दिन में हम एटलीस्ट एक फ्रूट तो लाजमी लेना चाहिए हमें। वैसे 2 to 3 सर्विंग्स होती हैं, लेकिन 1 फ्रूट तो लाजमी हमें लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो हम अपना पोर्शन ऐड करें फ्रूट का। तो इसलिए प्रेफरेबल यही है कि आप शुरू से ही अपने वेट लॉस की तरफ, जर्नी की तरफ आप आ रही हैं, तो आप शुरू से ही उसको एक बैलेंस वे में लेके चलें। इस तरह की डाइट्स प्रेफरेबल नहीं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्वेयर केसेस होते हैं, अदरवाइज नहीं होता है। इस तरह की डाइट्स हम प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि बॉडी के लिए ये चीज़ें मैनेजेबल नहीं रहती कि आप उसको पहले सब कुछ दे रहे हो और एकदम आप उसके लिए ये चीज़ें बंद कर दें, तो वो ये चीज़ें कंसीडर फिर नहीं कर पाती है कि आपकी बॉडी के साइड इफेक्ट्स उस पर चली जाती है कि लंग्स पे इफेक्ट कर दिया है उसने, और फिर वो आगे की आगे और बीमारियां हो जाती हैं। तो इसलिए यही कंसीडर किया जाता है कि आप हेल्दी वेट लॉस करें और हेल्दी डाइट से करें। ओके ओके मैम, थैंक यू। एक ये भी है कि उसके साथ एक्सरसाइज वगैरह को हम कर सकते हैं ऐड, और बाद में मुझे जब आप मुझे बता रही थी ना कि हम एकदम से फिर इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते दोबारा से हर चीज़ को, बिल्कुल नहीं करवा सकते, क्योंकि उसमें चीट डेज भी नहीं होते हैं, और ये होता है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता कार्ब्स को री इंट्रोड्यूस करवाना है, वरना आपकी जो नर्व्स हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं। और ठीक है, वो सब चीज़ें मेरे जहन में। अब मुझे ये इशू था कि वो जो एक्सरसाइज होती है ना, वो कंसिस्टेंसी उसके लिए लाना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें एक ये थ्योरी भी है ना कि आपके हाइपोथैलेमस की एक इन्वॉल्वमेंट होती है कि उसमें वो एक बैलेंस, एक वेट का सर्टेन बैलेंस होता है, उसको लेकर ना उसने एक अपने जहन में मतलब हाइपोथैलेमस का वो बैलेंस होता है, उस पॉइंट को वो मैनेज कर रहा होता है। तो जैसे ही हम वेट लूज करते हैं ना, तो हमारी क्रेविंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस पर्सपेक्टिव मतलब कोई एडवाइस आप देना चाहें कि हम किस तरह कंसिस्टेंसी उसमें लेकर आएं? अच्छा, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब अगर मैं आपको बहुत आसान और कॉमन से अल्फाज में बयान करूँ, तो इसमें यही चीज़ है कि हम सॉरी, आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। ये मिस फ़िरोज़ा का क्वेश्चन था कि मतलब इनका एटकिन डाइट और इसके साइड इफ़ेक्ट्स और सारी चीज़ों पर मिस
फिज़ा ने बहुत अच्छे से एलेबोरेट भी किया और मेरे भी काफ़ी कंसर्न थे जो क्लियर हुए। एक चीज़ जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि मिस फ़िरोज़ा जो कंटिन्यूअस इस बात पे हैं कि एक्सरसाइज या रिकवरी अगर हम इस डाइट पे जाते हैं और वापस बैक शिफ्ट, तो यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जितनी भी मतलब बैलेंस डाइट से हट के डाइट्स होती हैं, चाहे वो एटकिन है, चाहे कीटो है, उन सबको हम क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में, मेरा ख़्याल है कि मेरी सजेशन है कि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में जाना चाहिए, ना कि इवन कि कीटो और एटकिन जो है ये ऐसे जैसे हम एक जनरल डाइट प्लान देते हैं किसी भी पेशेंट को, वैसे रिकमेंड नहीं की जा सकती, बल्कि इसको इन हॉस्पिटल या इन क्लिनिक सुपरविजन के अंडर ही रिकमेंड किया जाता है और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, उसके साइड इफेक्ट्स भी आप लोगों ने डिस्कस किए। तो शायद पाकिस्तान में वो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन का सेटअप ही नहीं है, लेकिन आउट ऑफ द कंट्री बहुत जगह पे ये, जहाँ पे ये डाइट्स, जहाँ पे ये मैच्योर हुई और जहाँ पे इनका लिटरेचर जनरेट हुआ, तो वहाँ पे ये डाइट्स अंडर ऑब्जर्वेशन ही की जाती है। जैसे इन्होंने खुद मेंशन किया कि नर्व डैमेज का केस, तो पेशेंट एंड पे जब हम चीज़ें छोड़ते हैं तो वो बहुत सारी नेग्लिजेंस भी बाज़ दफ़ा हो जाती है। तो इस तरह की सीरियस सिचुएशन में जस्ट क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के अंडर ही ये डाइट्स ट्राई की जाती है। थैंक यू सो जी, मच। जी, बिल्कुल। और मैं क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में ही जो है ना इसको मैंने स्टार्ट किया, मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं और बल्कि मैं खुद भी क्लिनिशियन हूँ, तो हॉस्पिटल में ही मैं होती हूँ। तो इस पे बस मैं ये जानना चाह रही थी कि इसको मैं 6 मंथ्स के लिए करूँ एंड देन मैं एक्सरसाइज़ की कंसिस्टेंसी को अपनी लाइफ़ में लेके आऊँ एंड देन फिर बैलेंस डाइट पे आ जाऊँ। क्योंकि मैंने इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी रीड किए, तो उन्हीं को मैं मज़ीद जो है ना वो कॉम्प्रिहेंड करने के लिए मैडम से क्लियर कर रही थी चीज़ें। आप बिल्कुल गुड पॉइंट पे हैं और मैं समझता हूँ कि जो जैसे आपने बताया ना, कभी आप इसको प्रैक्टिस भी शायद कर रहे हैं, तो यहाँ पे आगे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो डाइट के रिस्पॉन्सेज क्या है और उसकी बेस पे ही फिर डिसीजन लिया जाता है। बाज़ दफ़ा कुछ लोग बहुत इजीली इन चीज़ों को एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत स्मूथली या जो लिटरेचर के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही होती हैं। और बाज़ दफ़ा जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के अंदर चीज़ें किसी पेशेंट, स्पेसिफिक पेशेंट पे ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ पे बाज़ दफ़ा चीज़ें आउट ऑफ द वे भी जा रही होती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जो स्टेडफास्ट रिकमेंडेशन तो नहीं होनी चाहिए, बल्कि केस बेस पे जो भी उस वक़्त जो उसको डील कर रहा है और उसको सिचुएशन के बेस पे जो चीज़ बेहतर लगे वो उसको अडॉप्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, इसमें फेशियल हेयर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें कोई फर्दर नहीं होता कि हम फेशियल हेयर्स को किस तरह से रिड्यूस करें। फेशियल हेयर्स के लिए फिर आपको नेक्स्ट वो लेजर्स होते हैं या इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास कि हम लेजर्स करवा लें और इस तरह की चीज़ें ही हो सकती हैं। अदरवाइज अगर आप आपके पीसीओएस जो है वो अगर मैनेज हो जाते हैं तो चांसेस हैं कि आपके फेशियल हेयर्स खुद ब खुद से ठीक होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर बहुत वर्स्ट केसेस में ये हो जाता है तो फिर वो आपको लेजर्स की तरफ जाना पड़ता है। अदरवाइज इनका कोई इस तरह से ऐसा ट्रीटमेंट फिर नहीं रहता है कि आपके फेशियल हेयर्स खत्म हो। अगर आपके पीसीओएस ठीक हो जाएंगे तो ये क्योरेबल होते हैं, मैनेज हो जाता है फिर ये। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा ना आखिरी ये क्वेश्चन है कि आजकल हम सुबह अंडा जब खाते हैं तो उसके बाद अमूमन हम चाय भी पी लेते हैं। तो मैंने बहुत सारे जो न्यूट्रिशन से सुना है कि वो चाय जो है वो अंडे की जो ग़िज़ाइयत है या प्रोटीन या फैट उसको जज़ब नहीं, अब्ज़ॉर्ब नहीं होने देता। तो क्या ये क्या केमिस्ट्री है, थोड़ी इस पे बता दें ज़रा कि जब हम प्रोटीन या फैट लेते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय के अंदर कोई इस तरह के केमिकल्स होते हैं कि वो कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं हड्डियों में होने, जिसके लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है, तो वो रुकावट पैदा करता है। तो ज़रा एक कंसेप्ट क्लियर कर दें। अच्छा, चाय जो होती है अगर हम बहुत जनरल सी इस पे डिस्कशन करें तो चाय डेफिनेटली आफ्टर 40 मिनट्स ऑफ ब्रेकफास्ट लेनी चाहिए। अगर हम सुबह नाश्ते में भी ले रहे हैं तो वो इसीलिए होता है ताकि हमारी बॉडी के जो हम प्रोटीन ले रहे हैं वो प्रॉपरली अब्जॉर्ब हो सके हमारी बॉडी में। अगर प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं होगी तो हम फ़ौरन चाय पी रहे हैं तो वो दोनों चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं और चाय से कोई ऐसा हमें बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होते हैं। वो एक हमारी अपनी बॉडी ह्यूमन सेटिस्फेक्शन के लिए ही या फिर
अपनी मर्जी से हम पी रहे हैं, उसमें कोई चीज़ हम इस तरह की नहीं कह रहे कि हमें उसमें प्रोटीन मिल रहा है या न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो आफ्टर 40 मिनट्स कंसीडर किया जाता है कि आप आफ्टर ब्रेकफास्ट या आप जो भी चीज़ ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट में ही ज़्यादातर चाय पी जाती है अमूमन, तो वो आफ्टर 40 मिनट्स ही आपको लेनी चाहिए। आपकी बॉडी में जो प्रोटीन अमाउंट आप ले रहे हैं अंडे से, एग से, वो फिर सही से अब्जॉर्ब नहीं होती है आपकी बॉडी में। अच्छा, अब इसमें अगेन गुलफातिमा, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया कि पीसीओएस के सिम्टम्स की बात की जाए, इफेक्ट्स की बात की जाए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं और उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए हार्मफुल रहते हैं पीसीओएस में। वो नहीं उस चीज़ को देख पा रहे होते हैं कि वो लेते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ रहे हैं पीसीओएस के। और कुछ लोग होते हैं उन्हें लगता है कि हम वो डेयरी प्रोडक्ट्स लेते भी हैं तो उन्हें कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देता है उनकी बॉडी पे। तो ये डिपेंड करता है, आपको थोड़ा टाइम लगता है ये चीज़ें जज करने के लिए कि आपको 1-2 महीने लगते हैं। तो यस, वैसे अगर हम थियोरेटिकली देखें तो ये कंसिडर किया जाता है कि मिल्क प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको महीना 2 महीने अगर आप देखें, जज करें अपनी बॉडी को कि आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके जो सिम्टम्स हैं आप वो वर्स हो रहे हैं, तो फिर आप वो नहीं लें, क्योंकि ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। हर बॉडी हर चीज़ को डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है उस पर। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं।